जी गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका जियो स्माइल यूट्यूब चैनल पर। आई होप गाइस आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लगातार आप प्रयासरत रहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी गाइस। एक दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बस बड़ों का आशीर्वाद और अपने जो सीनियर सिटीज़न हैं, अपने बुज़ुर्ग हैं, पूर्वज हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। टीचर्स, प्रोफेसर से लेकर ईश्वर, गॉड, अल्लाह आपकी मदद करे गाइस। बात आज हम एक अच्छे टॉपिक की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो रहेगा हमारा इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध जैसी समस्याएं पैदा हो चुकी हैं गाइस। अभी हाल ही में कई सारे युद्ध लड़े जा रहे हैं आपस में। चीन, ताइवान, रशिया, यूक्रेन, अजरबैजान, आर्मेनिया। अब एक और मूवमेंट शुरू हो गया है इजराइल फिलिस्तीन का। इस वर्ल्ड हिस्ट्री में ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था इजराइल की जगह पर, इजराइल फिलिस्तीन की जगह पर, और वो ओटोमन साम्राज्य टर्की के हिस्से में आता था। जब 1453 में टर्की ने अधिकार कर लिया था कुस्तुतनिया पर, जो आज हम कहते हैं इस्तांबुल, 1453 से लेकर अब तक 1947 तक का एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो टर्की के अंडर में रहता है। उसके बाद वहां पर ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है और ब्रिटेन के कब्जे में ये सब गुलाम रहते हैं। यहाँ तक है इवन भारत देश भी 1947 के बाद 1948 में फिलिस्तीन को यहूदी और अरब के बीच में विभाजित किया गया था, जो आज विवाद बन रहा है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, पृष्ठभूमि की। 1947 के बाद यूएन ने फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों में विभाजित कर दिया था। इजराइल एक्चुअली फिलिस्तीन के अंडर में ही था। फिलिस्तीन बहुत बड़ा एक लैंड थी, हुआ करती थी, लेकिन 1948 में आपस में ही यहूदी और अरबों के बीच में युद्ध होने लगा, सत्ता प्राप्त करने में। कहते हैं कि लगभग 1948 से लेकर 2023 तक 76-77 साल हो गए हैं। ये युद्ध अभी तक शांत नहीं हुआ। एक दूसरे की जमीन पर अपना अधिकार जमाने में लगे हुए हैं। इजराइल ने गाइस देखा जाए पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल व्यू में फिलिस्तीन को धीरे धीरे से अपने कब्जे में कर लिया है और फिलिस्तीन गाजा पट्टी तक सीमित रह गया है। अब बात करते हैं कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि फिलिस्तीन के साथ अरब कंट्री के मैक्सिमम देश आज भी साथ दे रहे हैं। सीरिया है, यमन है, टर्की है, यूएई है, ओमान है, सऊदी अरब है, और जितने भी हमारे मध्य एशिया के गल्फ कंट्री हैं, कुछ को छोड़कर बाकी सारे के सारे फिलिस्तीन के साथ हैं गाइस आज की डेट में। और इजराइल के साथ ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कई देश बड़े से बड़े ताकतवर खड़े हुए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन में कई समझौते हुए, लेकिन उन समझौतों का कोई निचोड़ नहीं निकल पाया। लगभग देखा जाए जैसे हमारे साथ भारत के साथ पाकिस्तान का चलता रहता है, ऐसे इजराइल के साथ फिलिस्तीन का इजराइल के साथ चल रहा है। अब आज तो हद ही पार हो गई। शाम का वक्त था, 5 बजे का, 7 अक्टूबर, और फिलिस्तीन ने 5000 रॉकेट मिसाइलें इजराइल की तरफ छोड़ दी अचानक ही। ऐसा नहीं कि इजराइल ने फिलिस्तीन को तबाह कर दिया। ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम था, बाउंड्री दिक्कत थी। अब इसको हम डिप्लोमेटिक पॉलिसी, डिप्लोमेटिक माइंड, जियोपॉलिटिक्स किसी का भी रूप दे सकते हैं। फिलहाल क्या है, अभी फिलिस्तीन और इजराइल में संघर्ष जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतान्याहू जी। उन्होंने घोषणा कर दी है
कि युद्ध शुरू हो चुका है और हम युद्ध जारी करेंगे, जारी रखेंगे जब तक तब तक फिलिस्तीन घुटने ना टेक देगा। इस फिलिस्तीन ने हमास एक जगह है, गाजा पट्टी से दूर है। पहले गाजा पट्टी से ही, गाजा पट्टी विवाद क्षेत्र रहता था फिलिस्तीन का और इजराइल के बीच में। हमास से ही 5,000 रॉकेट मिसाइल। अब रॉकेट मिसाइल कौन प्रोवाइड कर रहा है? ईरान कर रहा है, लेबनान कर रहा है, सीरिया कर रहा है। आपको पता है ISIS, इस्लामिक स्टेट एंड इराक, सीरिया वहीं पर पनप रहा है। तो ये हमला एक आतंकी हमला के रूप में माना जा रहा है कि जबरदस्ती एक आतंकी हमला हुआ फिलिस्तीन से इजराइल के ऊपर, हमास से। और हमास में कई सारे इजरायली को पकड़कर बंदी बनाया गया, एक डर बैठाया गया इजरायली सैनिकों के बीच। इजरायली सिविलियंस को डराने का काम किया गया हमास के सिविलियन ने, वहां के आतंकी ग्रुप ने कई सिविलियंस को पकड़कर बुरी तरह से, मतलब कह सकते हैं उनके साथ बर्ताव, व्यवहार, और कई महिलाओं को जो इजरायली सैनिक मतलब सेना में थी, उनको भी अरेस्ट किया गया, उनके साथ भी मिसबिहेव किया गया और गाड़ी के अंदर जबरदस्ती ठूस ठूस के ले जाया गया उनको, अधिकारियों को, इजरायली अधिकारियों को। मतलब एक डर बैठाने का पूरी तरह से फिलिस्तीन ने पूरा प्लान बनाया। हमास में ही पूरा षड्यंत्र रचा गया। लेबान और यमन से भी हमले जारी हैं आज भी, और इजराइल जो है पूरी तरह से कमर कस चुका है। कई सारे एयरफोर्स स्टेशंस पर बल तैनात कर दिया गया है और कई सारे ड्रोन हमले अब इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। दोनों तरफ से हमले जारी हैं, लगातार हो रहे हैं। दोनों तरफ से नागरिक मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं। अब इसको हम आतंकी रूप दे रहे हैं, कोई गैर राजनीतिक रूप है, सीमा ग्रस्त क्षेत्र है। कई सारे एजेंडा से देखा जा रहा है इस युद्ध को। फिलहाल ये युद्ध कब शांत होगा पता नहीं, क्योंकि यूक्रेन रशिया का युद्ध तो अभी तक शांत नहीं हो पाया है। परसों ही यूक्रेन सेना 100+ मारे गए, 100+ मारने की खबर आई, और दक्षिण यूक्रेन पर भी बमबारी रशिया की तरफ से हो रही है और यूक्रेन भी बमबारी रशिया की तरफ कर रहा है। इधर अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में युद्ध हुआ। अजरबैजान ने आर्मेनिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इधर चाइना ने भारत के अरुणाचल प्रदेश और आक्साइन चीन को अपने मैप में शो कर दिया है, और चाइना ताइवान की तरफ अपने ड्रोन, कैमरे, अपनी एयरफोर्स, अपने सैन्य अभ्यास जारी रख रहा है। इधर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद छिड़ गया है। गाइस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दिख रही हैं। अब ये गुटबाजी हो चुका है। कौन शक्ति क्या कर रही है, यूएनओ क्या कर रहा है इस मैटर पर, यूएनओ चुप क्यों बैठा है। अब यूएनओ इजराइल के साथ है इस कंडीशन में, क्योंकि हमास के लोग, आतंकी ग्रुप जो बताया जा रहा है कि उन्होंने बिना सूचना के अचानक अटैक किया 5,000 रॉकेट के साथ, और रॉकेट भी गाइस ईरान से आई। और सबसे बड़ी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि इनको जो मैक्सिमम फंडिंग हो रही है, हमास के जो आतंकी ग्रुप है उनको जो फंडिंग हो रही है वो ईरान देश कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। ईरान, सीरिया ये सब मदद कर रहे हैं हमास को, फंडिंग जारी हो रही है, हर साल फंडिंग होती है, और ईरान रॉकेट मिसाइल भी प्रोवाइड कर रहा है फिलिस्तीन को, और उन मिसाइल की क्षमता भी 500 किलोमीटर मैक्सिमम बताई जा रही है। तो एक तरह से
दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ खिसकती नजर आ रही है गाइस। इधर हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर साहब जी ने एक एडवाइजरी जारी की है, इमरजेंसी नंबर जारी किया है इजराइल में जो भारतीय लोग रह रहे हैं कि आप उन जगह मत जाना जहां विरोधाभास जैसी भावनाएं पैदा हो रही हैं, जहां कट्टरपंथी लोग हैं, जहां युद्ध जैसी स्थिति हैं। हम कोशिश करेंगे, हालातों पर हमारी नज़र है, हर देश की नज़र इजराइल और फिलिस्तीन पर टिकी हुई है। इजराइल एक ऐसा देश है जहां हर नागरिक पूरी तरह से सैनिक की भूमिका निभा सकता है, अर्थात उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा चुकी है इजराइल के नागरिकों को। और सबसे ज़्यादा संसार में देखा जाए, इजराइल में महिलाएं ही, इजराइल एक ऐसा देश है जहां महिलाएं सेना में भर्ती होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इजराइल पावरफुल कंट्री है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर रिसर्च होती है वहां पर सबसे ज़्यादा, डिफेंस टेक्नोलॉजी भी रखता है अपने पास, कई देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, भारत के साथ इजराइल के अच्छे संबंध हैं और भारत भी आज इजराइल का साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि अचानक होने वाला आतंकी हमला बताया गया है जो हमास से सीधे 5,000 रॉकेट मिसाइलें दागी गईं इजराइल की तरफ। ये बहुत बड़ा इनक्रेडिबल कैंपेन या मूवमेंट कह सकते हैं आतंकी द्वारा, और इसमें कई सैकड़ों लोग अब तक मारे जा चुके हैं, हजारों लोग होमलेस जॉबलेस हो चुके हैं। कंडीशन दोनों तरफ से ही खराब हो गई अब, क्योंकि इजराइल ने पूरी तरह से कमर कस ली है, मुंह तोड़ जवाब देगा इजराइल, और फिलिस्तीन को तब तक डिस्टर्ब करता रहेगा जब तक वो घुटने ना टेक दे, क्योंकि 76-77 साल से जो जंग 1948 से चलती आ रही है अब तक, वो छोटी मोटी वारदातें थीं जो हमारे पाकिस्तान चाइना के साथ चलती रहता है, लेकिन अब तो हद ही पार हो गई कि अचानक इतनी बड़ी रॉकेट मिसाइलें छोड़ दी गई इजराइल के ऊपर, जहां पूरे सिविलियंस आम नागरिक सोए हुए थे, मतलब अलर्ट मोड में नहीं थे कि हमला होगा या नहीं होगा। अचानक होने वाला हमला माना जा रहा है और इस जिसको रूप दिया है एक आतंकी हमला का। इस जमीन से, आसमान से, समुद्र से, ये सबसे बड़ी बात है, जमीन से, आसमान से, समुद्र से होने वाला ये एक मूवमेंट रहा, एक आंदोलन रहा। मतलब हमास की तरफ से एक आतंकी जो ग्रुप बनाए लोगों ने हमास में, उनकी तरफ से हमला, अटैक किया गया, आक्रमण किया गया इजराइल के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक आंदोलन है सिविलियंस का, वहाँ के लोग अपने आप को आज़ाद देखना चाहते हैं, नियंत्रण रेखा से मुक्त होना चाहते हैं, इजराइल के आधिपत्य से अलग होना चाहते हैं, इसलिए कई जो सीरिया, ओमान, यमन, लेबनान जैसे देश, टर्की जैसे देश फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। उन्होंने साथ मांगा इसलिए साथ मिल रहा है, फंडिंग भी साथ मिल रही है उनको। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो मैंने देश बताए हैं उनको फंडिंग ऑलरेडी कौन कर रहा है? जो ये फिलिस्तीन को फंडिंग दे रहे हैं, कि जो फंडिंग देने वाले हैं उनके पास कहां से पैसा आ रहा है? सीरिया की हालत इस समय खराब चल रही है, ईरान की भी हालत ज्यादा खराब है, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा है। कुछ रामसर साइट्स हैं, उनसे पैसा बना लेता है, वो अलग अलग देशों में अपनी रामसर साइट खोल रहा है, तो इतना पैसा नहीं बना पा रहा है। लेबनान, वो भी गया गुजरा देश है। टर्की का भी काफी विवाद क्षेत्र चल रहा है। तो ये जो कंट्रीज हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर साल फंडिंग दे सके हमास को, फिलिस्तीन को।
ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर कि यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स बहुत तंगड़ी है कि इतना पैसा इनको दे कौन रहा है, और वो भी मदद के रूप में। ये नहीं कि लोन दे रहा है कोई, लोन नहीं दे रहा है कोई, षड्यंत्र के तहत आपस में लड़वा दिया गया है। और आप जानते हैं षड्यंत्र में कौन शामिल रहते हैं, कौन कौन से देश हैं जो अब तक यूक्रेन रशिया की लड़ाई को ठंडा नहीं करा पाए, चाइना इंडिया का मैटर सॉल्व नहीं करा पाए, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैटर सॉल्व नहीं करा पाए, अजरबैजान आर्मेनिया का मैटर सॉल्व नहीं करा पाए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का मैटर सॉल्व नहीं करा पाए, जापान और उत्तर कोरिया का मैटर सॉल्व नहीं करा पाए गाइस। मतलब ऐसे कम से कम 15 देश हैं जो आपस में, और वो भी ताकतवर देश हैं, जो आपस में खत्म होने जा रहे हैं। राजपाट, आधिपत्य, राज सत्ता हासिल करने का नशा इनके ऊपर चढ़ चुका है, और वो चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करूं। ऐसा कौन सा शख्स है जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने को आतुर है? छोटे देशों को खत्म करते जा रहे हैं बड़े देश। रशिया इतना बड़ा है तादाद में, एरिया बहुत बड़ा है पूरी दुनिया में इसका, वो उस एरिया को डेवलप तो नहीं कर पा रहा है। उधर लाटविया, लुथानिया, पोलैंड पर भी अपनी हुकूमत जमा ली है, वो भी डरे हुए हैं, देश छोटे छोटे। क्या किसी को स्वतंत्र देश रहने का अधिकार नहीं है क्या? अगर नहीं है तो फिर देश ही क्यों बनाए गए थे? यूएसएसआर को रहने देते ऐसे ही। कोल्ड वॉर हुआ था अमेरिका रशिया के बीच में, शीत युद्ध जिसे कहते हैं, 1945 से 1990 तक चला था। तब ये रशिया यूएसएसआर होता था, और 1991 में यूएसएसआर टूट गया, और कई देश, 15 देश रशिया से निकले थे। अब रशिया उन पर हुकूमत जारी कर रहा है कि मेरे देश हैं, ये मेरे देश हैं। पता नहीं क्या एक कन्फ्लिक्ट जारी है, क्यों हम लोग स्वतंत्र नहीं रह पाते, और आज के युग में इंसान इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है। जब इतने बड़े बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं तो आम आदमी क्या सोचेगा? आम आदमी यही सोचेगा कि बड़े बड़े देश लड़ रहे हैं तो हम भी आपस में क्यों लड़ के अपनी सत्ता स्थापित कर लें। भारत देश में देखिए चुनाव होने वाले हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, 2024 में एमपी का चुनाव है। सब लोग भूखे बैठे हैं सत्ता के, कुर्सी न छिन जाए, कुछ भी हो जनता का, बस कुर्सी नहीं जानी चाहिए। कुर्सी को बचाने के लिए अच्छे अच्छे दाव पेच आजमा रहे हैं हमारे राजनेता लोग। चाहे पॉलिटिक्स देश के अंदर हो, चाहे पॉलिटिक्स देश के बाहर हो, वो डिपेंड करता है हमारे नेचर और नर्चर के ऊपर। इंसान कोई भी हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो सत्ता का भूखा है, जो आज दिख रहा है फिलिस्तीन इजराइल के बीच में। कई सारे देशों के मैंने नाम लिए, सबके सब संघर्षशील हैं, क्लैश कर रहे हैं एक दूसरे को। और बड़े बड़े देश जो ताकतवर हैं वो तो बस रोटियां सेक रहे हैं कि कब आग लगे और कब हम चपाती सेकें इनके ऊपर रखकर। अर्थात डिफेंस टेक्नोलॉजी बेचें, हथियार बेचें, और इस हमले को और बहुत बड़ा हमला बना दें। कई देश चाहते हैं तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए। जो 8 अरब प्लस जनसंख्या हुई है दुनिया की, वो 4 अरब हो जाए, और उस 4 अरब पर हुकूमत करने वाला सिर्फ एक बंदा होना चाहिए, एक। ये एक कौन है? कौन एक शख्स है जो पूरी कायनात को अपने अंडर करना चाहता है, आपस में लड़वा कर आपस में फायदा उठाना चाहता है? यही एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, जिससे पर्दा उठना बाकी है। देखते हैं आगे यूएनओ क्या करता है। बन तो गया यूएनओ, लेकिन कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, आपस में वाद विवाद नहीं मिटा पा रहा है ये।
देशों के बीच में संधियां, अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं करा पा रहा। दिन और दिन देश एक दूसरे पर चढ़ते जा रहे हैं। गोलीबारी छोड़ो, बमबारी हो जाती है, रॉकेट से हमला होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन हो जाता है, समझौतों का उल्लंघन होता है। क्या यूएन इस पे कुछ बात रखेगा अपनी? बताइए। नहीं रखते तो यूएन जैसी संस्था को खत्म कर देना चाहिए। जो वीटो पावर मिली हुई है, ये लोग मिस यूज करते हैं वीटो पावर का। बड़े बड़े देश, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया, इन सबसे वीटो पावर छीन लेनी चाहिए। कोई मतलब ही नहीं बनता कि वीटो पावर हो इनके पास। वीटो पावर है तो क्यों लड़ने देते हो एक दूसरे को? उनकी मदद करें, सामने आए, शांति स्थापित करें, छोटे बच्चों की तरफ देखें, महिलाओं की तरफ देखें, बुजुर्गों की तरफ देखें। इंसानी नशा एक शैतान का नशा हो गया एक तरह से। इंसान को समझें, ह्यूमैनिटी लेके आए अपने अंदर। इस धरती पर इंसान उस परमात्मा ने, उस आत्मा ने बनाया है, लेकिन हम सब हावी हो गए एक दूसरे को खत्म करने पर। कोई बायोलॉजिकल वेपन लेके आ रहा है, कोई केमिकल वेपन से वार कर रहा है। क्या होगा देश का? एक दूसरे पर सत्ता के हावी हो चुके हैं, नशा हो चुका है। तो बस गाइस, मैं यही कहूंगा, इंटरनल एक्सटर्नल इमरजेंसीज जैसे हालात हैं और कई देश आपस में भिड़ चुके हैं, और जो देश इंतजार कर रहे हैं वो भी सोच रहे हैं बहती गंगा में हाथ हम भी धो लेते हैं। देखते हैं आने वाले कल का क्या रिपोर्टिंग रहेगी, क्या बात होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे गाइस। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है गाइस, दुनिया अपनी है, कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की, अच्छा मैसेज देने की, कि हम सब प्यार से रहें, नफरत ना फैलाएं, एक दूसरे का साथ दें। मजबूत होंगे तो कोई तोड़ नहीं सकता। चलिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।